तो गाइस जैसा कि हम लोग ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे डेमन किलर्स वाले जिनका मिशन होता है उन सारे लोगों को मारना जिनके पास भी डीमंस की पावर होती है, वो नेरो के साथ साथ आस्था की 5 लीफ ग्रिम वॉर को भी अपने साथ लेके भाग जाते हैं। एंड अब आखिर कैसे आस्था बचाएगा नेरो को बिना उसकी ग्रिम वॉर के, ये हम आज देखेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिडी पे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं भाई, मैं तुम सबको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा। पहले तो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है नए पार्ट्स को अपलोड करने में। मैं क्या करूँ भाई, मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा अपने Q&A वीडियो पे, ठीक है। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि मुझे काफी लेट हो जाती है नए पार्ट को डालने में, लेकिन फिर भी भाई तुम लोग मेरा वेट करते हो और कमेंट करते रहते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी होती है तुम लोग के कमेंट्स को पढ़ के। हाँ, गाली वाले कमेंट्स को भी पढ़ के थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं होती है लेकिन हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। लव यू ऑल भाई। हाँ खैर, फिर इधर हम हमारे आस्था भाई को देखते हैं जो मैरी के साथ बैठा होता है और बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉच आ जाता है। ओ मैरी, मेरी एंजल, इतना जल्दी असली एंजल मत बनो प्लीज। मैरी ठीक है गॉच सेनपाई, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। एंड फिर इधर हम डीमन किलर्स को देखते हैं जिनकी एक मेंबर यूनो के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। एंड तभी डाजू आके इस लड़की को और इन सबको पानी पिला देती है। सर काव्य, अब हम आगे क्या करें? हम इस लड़की को अभी कभी मार देंगे और क्या। लेकिन तभी डाजू आके इसे रोक देती है। मुझे रोक क्यों रही हो डाजू? और ये लाओ, ये ग्रिम वॉर मुझे दो, मैं इसे और इसके अंदर के डीमन को अभी कभी जलाकर खत्म कर दूंगा। एंड इस चीज को पता नहीं क्यों सुन के लेकिन डाजू और बेका बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन तभी ये लड़की जो वहाँ लेटी थी, ये अचानक से दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड तभी काव्य के बाकी के साथी भी एक एक कर खत्म होने लगते हैं। काव्य को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी जब ये डाजू और इन सबको देखता है जो कि एकदम ठीक होते हैं, तब ये समझ जाता है कि डाजू ने जो इसको और इसके साथियों को जो पानी पिलाया था उसमें जहर था और इन लोगों ने इसे धोखा दिया है। काव्य डाजू से कहता है, आखिर क्यों डाजू? माफ करिएगा सर काव्य, लेकिन अब हमें आपकी मदद की और जरूरत नहीं। और हाँ, हम लोग डीमंस को मारने वाले डीमन किलर्स नहीं बल्कि डीमंस की पूजा करने वाले डीमन बिलीवर्स हैं। क्या? लेकिन क्यों? वो आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपने कभी हम लोगों की तरह मैजिक ना होने का दुख महसूस नहीं किया। हमें लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमें अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट के जीना पड़ेगा। लेकिन फिर हमने उस आस्था को देखा जिसके पास हमारी तरह बिल्कुल भी मैजिक नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक डीमंस की पावर की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक मैजिक नाइट भी। हमें भी उसकी तरह डीमंस की पावर चाहिए। एंड फिर जाके काव्य इन लोगों के असली प्लान को समझ जाता है और फिर वहीं पर गिर जाता है। एंड इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, इसीलिए तुरंत ही जैसे ये डेमन बिलीवर्स ऊपर जाते हैं, ये अपने बचे कुछ टाइम का यूज कर इन लोगों को फोन मिला देता है जो यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। एंड ये इन कैप्टन्स को सारी बातें बता देता है कि कैसे डेमन बिलीवर्स ने इसका और इसके साथियों का यूज किया नेरो और आस्था की ग्रिम वॉर को पाने के लिए। एंड अब वो लोग स्पेड किंगडम जा रहे हैं मैगीक्यूला के पास नेरो और आस्था की ग्रिम वॉर के बदले उससे पावर्स लेने। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि इन लोगों के पास भी आस्था की तरह बिल्कुल ना के बराबर मैजिक था। एंड इन्होंने भी बचपन में आस्था की तरह काफी दुख झेला था, इसीलिए आस्था की ग्रिम वॉर और नेरो के बदले मैगीक्यूला से पावर्स लेने जा रहे होते ताकि ये लोग भी स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड इतना बताकर काव्य वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड थोड़ी देर में ये सारे भी यहाँ यूलू टाउन में आ जाते हैं, लेकिन तब तक डेमन बिलीवर्स वहाँ से निकल चुके थे। एंड फिर जब ये लोग थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब इन्हें डाजू और बेका के पास्ट के बारे में थोड़ा और पता चलता है कि कैसे डाजू ने उस दिन अपने पति और अपनी मम्मी को नेल्स के अटैक में खो दिया था क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं था। और बेका को भी बचपन से बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा था क्योंकि उसके पास भी मैजिक नहीं था ज्यादा। एंड तभी विजर्ड किंग यामी सर को फोन कर देते और इनसे कहते हैं, यामी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी स्क्वाड के साथ क्लोवर किंगडम और स्पेड किंगडम के बॉर्डर पर जाके अच्छी तरह से निगरानी करो, क्योंकि अगर वो डेमन बिलीवर स्पेड किंगडम और क्लोवर किंगडम के बीच के स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन या फिर डायमंड किंगडम में घुस गए तो फिर हम कुछ भी करके नेरो और आस्था की ग्रिम वॉर को नहीं बचा पाएंगे। एंड फिर तुरंत ही पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड और भी बहुत सारी मैजिक नाइट स्क्वाड सारे के सारे मिलकर क्लोवर किंगडम के बॉर्डर की निगरानी करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि क्लोवर किंगडम का बॉर्डर इतना ज्यादा बड़ा होता है और इन्हें पता भी नहीं होता कि डेमन बिलीवर्स कब और कहां से निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इतना ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हर गांव से बहुत सारे लोग गायब भी होने लग गए थे अचानक से। एंड फिर तभी अचानक से एक दिन आस्था और इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एक बच्चे की आवाज आती है जो अपनी मम्मी से लड़ रहा होता है, मुझे जाने दो माँ, अगर मैं स्पेड किंगडम चला गया तो डीमंस की पावर से मेरा पैर वापस से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, डीमन तुम्हारे पैर ठीक नहीं करेगा। नहीं माँ, एक लड़का है आस्था, उसके पास बिल्कुल मैजिक नहीं था, लेकिन वो एक डीमंस की पावर की मदद से एक मैजिक नाइट बन गया है। वैसे ही मैं भी मेरे पैर को एक डीमंस की पावर से ठीक कर लूंगा। वो डीमन बिलीवर्स कोवा नदी के पास मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हटो मेरे पास से। एंड इसको सुनते ही ये तीनों कोवा नदी के पास आ जाते हैं जहाँ पे सच में थोड़े ही घंटों पहले डेमन बिलीवर्स यहाँ से निकले थे। एंड आस्था भाई अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गया होता है क्योंकि सबको लग रहा होता है कि आस्था खुद के मेहनत और हार्डवर्क की वजह से नहीं बल्कि एक डीमन की पावर की वजह से मैजिक नाइट बना है। ये लोग समझ जाते हैं कि डेमन बिलीवर्स का इस ब्रीड माउंटेन को पार करके स्पेड किंगडम में जाने का प्लान है, लेकिन स्पेड किंगडम और क्लोवर किंगडम के बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन होता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि उस वोल्केनो ट्रेनिंग मैजिक रीजन से भी कई गुना ज्यादा
ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक बीस्ट होते हैं। ये तीनों यहाँ ब्रीड माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं और डेमन बिलीवर्स को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें डेमन बिलीवर्स दिख भी जाते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं डेमन बिलीवर्स अकेले नहीं होते, उनके साथ हजारों लोग और होते हैं जिनके पास भी ना के बराबर मैजिक होता है और ये सारे लोग भी स्पेड किंगडम जा रहे होते हैं आस्था की तरह डीमन की पावर को पाने के लिए। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लोग अकेले इतने सारे लोगों को कैसे रोकेंगे, इसलिए मैग्मा आस्था नोएल को यहीं पर उतार देता है और वापस लौट जाता है बैकअप लाने के लिए और इन दोनों से कहता है कि ये दोनों वहीं पर वेट करें। लेकिन आस्था को क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है नेरो की, क्योंकि ये लोग जस्ट बगल में होते हैं क्लोवर किंगडम के बॉर्डर के, इसलिए आस्था मैग्मा का वेट नहीं करता और नोएल से कह के इन लोगों की तरफ जाने लगता है। एंड फिर इधर हम डाजू और बेका को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं। डाजू जब से बच्ची थी तब से इसके पास बहुत ही कम मैजिक था, इसके पास सिर्फ इतना मैजिक था कि ये दूसरों के मैजिक को साथ में कंबाइन कर सकती थी, इसका खुद का कोई मैजिक नहीं था और इसीलिए इसके खुद के दोस्त इसका पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। और इतना ही नहीं, इसके हस्बैंड और इसकी मम्मी भी अंदर ही अंदर इसका मजाक उड़ाते थे और इस पर हंसते थे और खुश होते थे कि उनसे भी कोई कमजोर यहाँ उनके घर में रहता है। वो लोग बस ऊपर ऊपर से दिखाते थे कि हाँ वो लोग इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डाजू जानती थी कि ये लोग उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड फिर उस दिन जब इन लोगों के ऊपर इनका घर गिर गया था और डाजू इन लोगों को बचा नहीं पा रही थी क्योंकि इसके पास मैजिक बहुत कम था, तब इसका पति अपना असली चेहरा दिखाता है और डाजू से कहता है तुम किसी काम की नहीं हो, जिसको सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि भले इसके पास मैजिक नहीं होता लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए इतना करती थी और ये मुझसे ये कह रहा है। एंड भाई इसीलिए ये इन दोनों को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ देती है। ये तंग आ गई होती है इतनी वीक होने की वजह से, बिल्कुल बेका की तरह, जो भले ही बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई होती है लेकिन क्योंकि इसके पास भी बहुत कम मैजिक होता है इसलिए लोग इस पर भी हंसते थे और इसका मजाक बनाते थे। और इसीलिए जबकि ये दोनों जानती थी कि क्लोवर किंगडम और स्पेड किंगडम के बीच का मैजिक रीजन को पार करना लगभग नामुमकिन है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने बड़े रिस्क को लेना चाहते थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। और ये लोग बस कुछ भी करके स्पेड किंगडम जाना चाहते थे मैगिक्यूला के पास उससे पावर्स लेने के लिए। लेकिन तभी इन लोगों के सामने आस्था और नोएल आ जाते हैं जो तैयार होते हैं इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग आस्था को देखते हैं ये सब के सब आस्था के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि आस्था इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल, मसीहा, मतलब भगवान की तरह होता है समझ लो, क्योंकि इसके पास भी इन लोगों की तरह बिल्कुल मैजिक नहीं था लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। एंड तभी आस्था इन लोगों से कहता है डाजू, बेका, नेरो को छोड़ दो और इन सबको वापस जाने के लिए कहो, वरना तुम सब उस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में मारे जाओगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मारे जाए आस्था, रोज घुट घुट के जीने से लाख गुना अच्छा होगा कि हम तुम्हारी तरह डेमन की पावर्स को पाने के मिशन में मारे जाएं। तुम तो जानते हो ना आस्था, वीक और मैजिकलेस होना कितना ज्यादा बुरा और दुख भरा होता है। हम भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मैं सिर्फ अपनी डीमन की पावर की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। हर बार जब भी किस्मत ने मुझे नीचे गिराया तो मैं फिर से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक दिन जरूर बनूंगा द विजर्ड किंग, और अगर मेरे पास ये डीमन की पावर ना भी होती तब भी मैं एक दिन विजर्ड किंग जरूर बनता। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है आस्था, हमें जरूरत है डीमन की पावर की, इसीलिए आज हमें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, तुम लोगों की स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर हमें तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को भी हैंडकफ पहनानी होगी। एंड फिर ये लोग आस्था और नोएल को भी वो मैजिक हैंडकफ पहना देते हैं और स्पेड किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर और मैग्मा आ जाते हैं। अरे यार किसकी बारात निकली है यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों को अकेले कैसे रोकूं मैं। एंड तभी कैप्टन फुगिलियो, नोजेल और कॉब भी वहाँ पर आ जाते हैं। एंड तभी इसी सही टाइम का फायदा उठाकर आस्था, नेरो और नोजेल को इनसे बचाकर इन लोगों के पास से भाग जाता है। डाजू एकदम डर जाती है एंड तुरंत ही चिल्ला के कहती है सारे लोग जल्दी से अपना मैजिक मुझे दो। एंड तभी जितने भी लोग वहाँ पे थे ये सारे के सारे लोग अपना मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं। डाजू तुरंत ही अपने कैटलिस्ट मैजिक से इन सारे लोगों के मैजिक को एक साथ कंबाइन कर देती है इन लोगों के खिलाफ यूज करने के लिए। लेकिन जैसा कि तुम्हें याद होगा कि इन लोगों के जस्ट बगल में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन था, इसीलिए इतने सारे मैजिक को सेंस करते ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक बीस्ट वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। एंड अब जाके इन लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि ये मैजिक रीजन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। ये मैजिक बीस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैग्मा, नोएल और आस्था इन लोगों को बचा लेते हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना। एंड डाजू को यकीन नहीं होता कि इसने आस्था के साथ इतना बुरा किया, उसकी ग्रिमवॉर तक उससे छीन ली, लेकिन फिर भी आस्था ने इन लोगों को बचाया। एंड भाई जैसा कि तुम्हें पता होगा क्योंकि यहाँ पे तीन मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन थे, इसलिए इस मैजिक नाइट का जिंदा बच के भागना तो नामुमकिन था। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश एंड यामी सर एक ही बार में इतने खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट को खत्म कर देते हैं। एंड अब जाके इतने सारे लोगों को समझ में आता है कि शायद सच में ये सारे लोग मौत के कुएं में कूदने जा रहे थे उस मैजिक रीजन में जाके। एंड तभी कॉब अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और डामानीटो और कैप्टन विलियम्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। एंड फिर कैप्टन विलियम्स इन सबसे कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको अपनी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख और भेदभाव झेलना पड़ा क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम मैजिक था, लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग जो करने जा रहे
थे वो बहुत ही ज्यादा गलत था। लेकिन तभी ये सारे लोग कहने लगते हैं, आप क्या जानते हैं हमारी परेशानी के बारे में? हाँ, आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमें कितना दुख और भेदभाव झेलना पड़ता है। एंड तभी कैप्टन विलियम्स अपने मास्क को उतार देता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। मेरे इस चेहरे की वजह से मैंने भी बचपन में बहुत ज्यादा दुख झेला है और मेरे साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है, लेकिन मैं इसीलिए इस चीज को समझ चुका हूँ कि यही दुनिया है। हर किसी के अपने अपने दुख और सुख होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ अपने दुखों के साथ बैठकर रोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास खुशियाँ हैं उनसे खुश भी रहना चाहिए। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपने अपने विलेज वापस लौट जाएं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। एंड इस चीज को सुन के इन सारे लोगों की आंखें खुल जाती हैं एंड ये सारे वापस अपने अपने विलेज लौटने लगते हैं। लेकिन तभी डाजू बोलती है, नहीं, मैं तुम लोगों को मुझे रोकने नहीं दूंगी। एंड तभी ये फिर से एक स्लीप बॉम्ब को फोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी यामी सर इसे पकड़ लेते हैं। एंड डामानीटो इन सबसे कहता है, डेमन बिलीवर्स, तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, इसीलिए मैं तुम लोगों को सजा देता हूँ और क्लोवर किंगडम से हमेशा हमेशा के लिए निकालता हूँ। जिसको सुनकर ये सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो इन्हें जेल में तो नहीं डाला जाएगा और ये सारे लोग स्पेड किंगडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एंड फिर डामानीटो वहाँ से लौट जाता है एंड ये सारे लोग स्पेड किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले डाजू आस्था को उसकी ग्रिम वॉर वापस दे देती है और आस्था से कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाती आस्था। लेकिन तभी आस्था इससे कहता है, तुम चिंता मत करो डाजू, मैं तुम्हें वादा करता हूँ जब मैं विज़र्ड किंग बनूंगा तो इस किंगडम में कोई भी दुखी नहीं रहेगा और सारे लोग चाहे उनके पास मैजिक हो या ना हो वो सारे मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ इस किंगडम में रहेंगे। एंड फिर ये सारे लोग स्पेड किंगडम की तरफ निकल जाते हैं एंड ये सारे वापस लौट जाते हैं। एंड भले ये सारे स्पेड किंगडम तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये लोग आस्था के मिशन को और ज्यादा मजबूत जरूर कर देते हैं ताकि आस्था एक ऐसा किंगडम बना सके जहाँ पे सारे लोग हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये सारे लोग फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं और ग्रे भी ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि इसके अंदर की शर्म थोड़ी खत्म हो सके। कैप्टन शार्लेट भी सिर्फ दो ही चीजें कर रही होती, या तो ट्रेनिंग या फिर यामी सर के बारे में सोचना। एंड फिर इधर हम आस्था, नोएल, नेरो, फिनरल और यामी सर को देखते हैं जो विज़र्ड किंग को सब कुछ बताने आए होते हैं। एंड इनकी बात को सुनकर विज़र्ड किंग भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है क्लोवर किंगडम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। और तुम्हें याद होगा कि आस्था की तरह इनका भी एम होता है क्लोवर किंगडम को ऐसा बनाना जहाँ पे जरा सा भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो। एंड तभी विज़र्ड किंग को लोरो पेचिका की कॉल आ जाती है जो इन्हें बताती है कि ट्रेनिंग की प्रिपरेशन बस कंप्लीट होने वाली है। एंड असल में कुछ गिने चुने लोगों को आस्था, नेरो के साथ क्लोवर किंगडम से हार्ड किंगडम में बुलाया जाएगा कुछ महीनों की बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग को करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लोरो पेचिका के पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है और फोन कट जाता है। ये क्या हुआ? फोन कट गया और क्या? नहीं, मेरा मतलब क्वीन लोरो पेचिका नीचे क्यों गिर गई? कहीं मैगिक्यूला के कर्ज की वजह से तो नहीं? एंड ये लोग तुरंत ही फिनरल के मैजिक की मदद से हार्ड किंगडम आ जाते हैं। नेरो यहाँ विज़र्ड किंग के कहने पर यहीं पर रुक जाती है। एंड ये लोग जैसे यहाँ पर आते हैं गाजा इनके सामने आ जाता है। बिना परमिशन के क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? ओए ओए बिजली मैन, हम लोग यहाँ इमरजेंसी में आए हैं। एंड ये लोग जब तुरंत ही अंदर आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि लोरो पेचिका के पेट के दर्द का उसके कर्ज से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इसने कुछ अजीब सा खा लिया था जिसकी वजह से इसकी गैस बन गई थी। फिर इधर हम विज़र्ड किंग और नेरो को देखते हैं जो नेरो के मैजिक की मदद से एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ द फर्स्ट विज़र्ड किंग के एक्सपेरिमेंट का सामान रखा हुआ था। वहीं पर विज़र्ड किंग नेरो को फर्स्ट विज़र्ड किंग के एक मैजिक आइटम के बारे में बताते हैं जिससे वो कॉमन लोग जिनके अंदर बहुत कम मैजिक है उनके अंदर दूसरों के ढेर सारे मैजिक को भर सकते। एंड विज़र्ड किंग नेरो से कहते हैं कि उन्हें नेरो की मदद चाहिए इस मैजिक आइटम को बनाने के लिए ताकि क्लोवर किंगडम में सबके पास एक बराबर मैजिक हो सके और क्लोवर किंगडम में डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो सके। एंड नेरो ऑब्वियसली इनकी बात को मान जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए वो लोग ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे होते, इसलिए विज़र्ड किंग डिसाइड करते हैं कि वो एक मैच रखेंगे सारे के सारे कैप्टन का एक दूसरे कैप्टन के साथ, जिसको पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम देखेगा, जिससे ना तो सिर्फ कैप्टन की ट्रेनिंग हो जाएगी बल्कि क्लोवर किंगडम के लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फिर अगले दिन होता है इन सारे कैप्टन का मैच जिसे पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम देख रहा होता है। कैप्टन विलियम्स, फुगिलियन, शार्लेट और डॉर्थी एक टीम में होते हैं एंड हमारे यामी सर, कैप्टन जैक, नोजेल और काइजर एक टीम में। रिल नहीं आया होता क्योंकि ये पागल हो गया होता है भाई चार्मी के प्यार में। एंड आज भाई ये सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन से एक दूसरे से लड़ेंगे। एंड इन लोगों का मैच भी रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह था, जिस टीम ने भी सामने वाली टीम के मैजिक क्रिस्टल को पहले तोड़ दिया वो टीम जीत जाएगी। एंड क्योंकि विज़र्ड किंग तो वहां जा नहीं सकते थे तो ये यहाँ दूर से इन लोगों के मैच को देख रहे होते हैं एंड इनकी जगह डॉक्टर ओमेन बैठे होते हैं विज़र्ड किंग बन के। एंड भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला होता है क्योंकि सारे के सारे कैप्टन एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं भाई। एंड फिर स्टार्ट होता है इन मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन का बवाल मैच। मैच स्टार्ट होते ही कैप्टन विलियम्स अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक हेवन ट्री मैजिक अटैक यूज कर देता है एंड यामी सर इसे बीच से काटने वाले होते हैं, लेकिन तभी कैप्टन शार्लेट इनके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन वो तो सही टाइम पर कैप्टन जैक विलियम्स के पेड़ को अपने स्लाइसर अटैक से काट देता है। नोजेल और काइजर इनकी टीम के क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एंड डॉर्थी और शार्लेट अपनी टीम के। फुगिलियन, उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं यामी सर और कैप्टन जैक साथ में मिलकर विलियम्स के क्रिस्टल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने कैप्टन विलियम्स और कैप्टन शार्लेट आ जाते हैं।
एंड इधर हम देखते हैं नोजेल और काइजर साथ में मिलकर फुगिलियन से अपने क्रिस्टल की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि फुगिलियन के पास एक फायर सैलमेंडर होता है, इसीलिए इसकी वजह से नोजेल का मरकरी मैजिक फुगिलियन को रोक नहीं पा रहा होता। लेकिन काइजर के वॉर्टेक्स मैजिक की मदद से फुगिलियन के अटैक भी इनके क्रिस्टल को कुछ कर नहीं पा रहे होते। इधर हम देखते हैं कैप्टन जैक और यामी सर को कैप्टन शार्लेट और कैप्टन विलियम्स ने अपने ट्री और ब्रायर मैजिक से घेर लिया होता है, लेकिन तभी ये दोनों साथ में मिलकर आसपास के पूरे एरिया को साफ कर देते हैं। एंड इधर हम देखते हैं नोजेल ने फुगिलियन को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मरकरी केज में घेर लिया होता है, जिससे फुगिलियन बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। भाई लोगों की फाइट को देखकर आस्था पागल हो गया होता है। यामी सर कैप्टन विलियम्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉर्थी वहां पर आ जाती है एंड कैप्टन यामी को अपने साथ अपने ड्रीम वर्ल्ड में लेके घुस जाती है। एंड तुम्हें तो पता ही होगा कि डॉर्थी का ड्रीम वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक होता है भाई। एंड ये था असल में विलियम्स का प्लान, क्योंकि ये जानता था कि यामी सर के पास सच में पावर थी इनके क्रिस्टल को तोड़ने की, इसलिए इसने यामी सर को डॉर्थी के ड्रीम वर्ल्ड में भेज दिया होता है, जहाँ से डॉर्थी की मर्जी के बिना निकलना नामुमकिन होता है। एंड भाई इधर क्योंकि फुगिलियन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, इसलिए अपने फायर बॉम्ब अटैक का यूज कर देता है और आसपास के टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि पूरी की पूरी लेक स्टीम बन जाती है। एंड इसी सही टाइम का फायदा उठाकर ये नोजेल के मरकरी केज में अपने सैलमेंडर को ऐसा डिकॉय छोड़ के बाहर आ जाता है एंड एक ही पंच में काइजर को सुला देता है। एंड तभी कैप्टन विलियम्स कैप्टन जैक को वहाँ उतनी ऊपर से यहाँ जमीन पर फेंक कर पटक देता है एंड जैक को अपने ट्री मैजिक से पकड़ लेता है। एंड भाई नोजेल का सामना अब इस समय 3-3 कैप्टन से था। एंड फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं, तो ये है तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड है, जहाँ पे तुम जो इमेजिन करती हो वो आ जाता है, और जो यहाँ आ जाता है वो तुम्हारी मर्जी के बिना बाहर नहीं निकल पाता, और अगर वो सो गया तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन है। सही कहा तुमने यामी, और अब तुम भी यहाँ से कुछ भी कर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए चुपचाप तुम भी सो जाओ। ठीक है, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरे लिए एक सुशी और हॉट स्प्रिंग इमेजिन कर सकती हो? हम लोग यहाँ पे पार्टी करने नहीं आए यामी, एक दूसरे से लड़ने आए हैं, और मेरा मिशन है तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखना, तुम्हें मजे करवाना नहीं। ऐसा है क्या? फिर माफ करना, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आ जाओ फिर लड़ो मुझसे। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, जो तुमसे लड़ेगा वो खुद तुम। एंड तभी अपने इमेजिनेशन से ढेर सारे यामी सर को बना देती है एंड ये सारे के सारे नकली यामी सर हमारे यामी सर पर अटैक कर देते हैं। एंड इधर हम देखते हैं नोजेल अकेले किसी तरह अपने क्रिस्टल को इन तीनों से बचा रहा होता है, लेकिन तभी काइजर वापस से होश में आ जाता है और इसे सपोर्ट करने लगता है। एंड नोजेल भाई बहुत ज्यादा थक गया होता है, लेकिन तभी ये देखता है फुगिलियन इन लोगों के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक फायर बॉम्ब अटैक यूज करने वाला होता है। अरे नहीं कैप्टन नोजेल, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा शायद। एंड तभी फुगिलियन इन लोगों के ऊपर अपने फायर बॉम्ब अटैक को छोड़ देता है, जिससे लोग कुछ भी कर डॉज नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी नोजेल गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, बस इतना ही दम था क्या तुम में, कॉमनर। एंड तभी कैप्टन विलियम्स के ट्री मैजिक को बीच से काट के कैप्टन जैक बाहर आ जाता है एंड फुगिलियन के इतने स्ट्रॉन्ग फायर बॉम्ब अटैक को बीच से काट देता है भाई, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि इसका जो मन करे ये वो काट सकता है। एंड इधर हम देखते हैं हमारे यामी सर ने अकेले उतने सारे नकली यामी सर को हरा दिया होता है। वाह, मैंने पहली बार देखा किसी ने अपने इतने सारे कॉपीज को अकेले हरा दिया। लेकिन तुम्हें शायद पता होगा यामी कि कॉपीज की एक बहुत खास चीज होती है, तुम उन्हें जितना मन करे उतना बना सकते हो। एंड तभी ये पिछली बार से भी ज्यादा यामी सर की कॉपीज को अपने इमेजिनेशन से बना देती है भाई। लेकिन तभी यामी सर इससे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम्हारा पंगा किससे पड़ा है। तुम मेरे सामने मेरे हजारों कॉपीज को क्या 1000 ओरिजिनल बिला दो तब भी मैं जीतूंगा। एंड फिर इधर हम इन दोनों टीमों को देखते हैं जिन्होंने अपने मैजिक को साथ में कंबाइन कर दिया होता है भाई। एंड क्या ही फाइट हो रही होती है इन सब की। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के लोग समझ के होते हैं कि सच में कैप्टन अलग ही लेवल पर होते हैं एंड इन लोगों की टक्कर का कोई नहीं है। एंड फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं जो कहते हैं, ध्यान से देखो डॉर्थी, मैं पहले कैसे खुद को हराता हूँ फिर इन सबको हराता हूँ। माना जोन, डार्क मैजिक, डायमेंशन स्लैश। एंड भाई जैसा कि तुम्हें पता होगा कि यामी सर अपने इस अटैक से डायमेंशंस बीच से काट सकते हैं एंड इसीलिए इन्होंने अपने इस अटैक से डॉर्थी के पूरे ड्रीम वर्ल्ड डायमेंशन को बीच से काट दिया होता है भाई। एंड इतना ही नहीं, इन्होंने अपने अटैक से गलती से दोनों ही टीम के क्रिस्टल्स को भी बीच से काट दिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों का मैच टाई हो जाता है। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा यामी। शीशा देख लेते फिर। लेकिन तभी विजिट किंग इन लोगों से कहते हैं, मुझे भी थोड़ा दुख है कि तुम लोगों का मैच टाई हो गया, लेकिन ये है कि तुम सब की फाइट से सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को यकीन हो गया होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सारे के सारे मैजिक नाइट्स को भी और मोटिवेशन मिल गई होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और स्पेड किंगडम से लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 27 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट भाई इससे भी ज्यादा मस्त होगा। और ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स हैं, अगर तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।